नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से सेल्फ स्टडी के ज़रिए आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं इतिहास विषय से। अब हम अपने तरफ से थोड़ी कोशिश आगे बढ़ा रहे हैं और हम इतिहास विषय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस को ला रहे हैं जिनके ज़रिए आप इतिहास के विषय में से नेट जेआरएफ की परीक्षा को और बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी नेट जेआरएफ के इतिहास विषय के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। वहीं पहले पेपर की बात करें तो पहले पेपर के सिलेबस और उसके टॉपिक को कैसे पढ़ें इस पर मैं पहले ही आपको काफ़ी जानकारी दे चुका हूं। तो आइए इतिहास विषय को देखते हैं और समझते हैं। जो हिस्ट्री है इसका कोड 06 है और यहाँ पर देखिए यहाँ हमें एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। हम बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वे परीक्षाओं की तैयारी तो साल डेढ़ साल तक बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, लेकिन सिलेबस को 5 मिनट में पढ़कर छोड़ देते हैं। जबकि अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसके साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs और MCQs अच्छे से लगाए हैं और आपकी रिवीजन प्रक्रिया अच्छे से है तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर हम पहली कड़ी किसी भी परीक्षा की सिलेबस की बात कर रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा लंबा करेंगे और आराम से इस पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम जो है इसका सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है और हर यूनिट से तकरीबन 10 सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं और जो इतिहास का प्रश्न पत्र होता है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल जो नेट जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। जो 50 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के वो फर्स्ट पेपर के होते हैं और 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो सेकंड पेपर जो आपका इतिहास का पेपर होता है उसके होते हैं। यहाँ पर दो बातें जो बहुत कम जल्दी से समझ में नहीं आती जब आप शुरुआत में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। दो बातें जो हैं जो आपको जान लेनी चाहिए कि दोनों पेपर एक साथ आपसे लिए जाते हैं। ऑनलाइन जब आप कंप्यूटर सिस्टम में बैठते हैं तो एक साथ दोनों पेपर खुलते हैं। 150 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। अब आपको जहाँ से भी शुरू करना है आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको पहली शिफ्ट में फर्स्ट पेपर सॉल्व करवाएं फिर 1 घंटे का ब्रेक देकर सेकंड शिफ्ट में दूसरा पेपर सॉल्व करवाएं। ऐसा नहीं होता है। 3 घंटे में आपको दोनों पेपर एक साथ सॉल्व करने होते हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों में से कोई भी पेपर क्वालिफाइंग नहीं है, क्योंकि जो नेट जेआरएफ का जो रिज़ल्ट होता है वो किसी एक ऐसा रिज़ल्ट नहीं है कि एक क्राइटेरिया तक आपने मार्क्स लिया है तो आपका सिलेक्शन हो गया। ये मेरिट बेस पर सिलेक्शन देने वाला एग्ज़ाम है, यानी कि जो टॉप के बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। जैसे कि इस बार जो कभी कभी होता है ऐसा कि कट ऑफ काफ़ी नीचे रह जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि कट ऑफ काफ़ी ऊपर चली जाती है। तो ये स्टूडेंट के लेवल पर और जो पेपर की बनावट है उसके लेवल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम जो होते हैं वो मेरिट लिस्ट पर इनके रिज़ल्ट बनते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है। अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको फर्स्ट पेपर के 50 प्रश्न में से कम 35 प्रश्न तो आपको करने ही होंगे और 100 जो दूसरा पेपर है आपका इतिहास, इसमें से आपको कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे। क्योंकि हमें ये लगता है कि यार हिस्ट्री का पेपर बहुत आसानी से 80-90 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बहुत ही कम वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं कि सीधे तौर पर पूछ लिया कि बताओ ये मोपला विद्रोह कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। वह बहुत ही कम वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वरना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है। इसलिए आप ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक पेपर के दम पर ही आप निकाल लेंगे। अगर आपने इतिहास को बहुत गहराई से पढ़ भी लिया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल पाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर निकालने के बाद में आपको फ़ायदा क्या। अगर आप जेआरएफ निकालते हैं तो तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति माह आपको फेलोशिप मिलेगी, जिसका कोई खर्च नहीं होता, बहुत आसानी से। और फिर बाद में जब आप एसआरएफ का भी एग्ज़ाम दे लेंगे
2 साल बाद, तो आपको यही जो फेलोशिप है ये 55 से 60 हज़ार रुपये मिलेगी। तो 3-4 साल तक आपको कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं जाएगी, और इस बीच में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं या फिर आप अपने लेवल पर कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन कम से कम करने हैं, और दूसरे पेपर इतिहास में, चूँकि इतिहास की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है क्योंकि इतिहास में ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, इसलिए आपको 65 से 70 क्वेश्चन ठीक करने ही होंगे। कुल मिलाकर 100 से 105 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप बहुत आसानी से नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इस बार हालांकि इस बार तो बहुत ज़्यादा, जितना मैं बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा कट ऑफ ऊपर गई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने चीज़ें देख ली हैं कि किस तरह से प्रत्येक इकाई से, किसी इकाई से कई बार 10 क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार कम भी हो सकता है। मतलब एक क्राइटेरिया है कि एक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कई बार किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कम पूछ लेते हैं, तो 10-15 ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसके बाद में हम देखें आगे, तो ये जो शब्दावलियाँ हैं, मैं इनके भी वीडियोस बनाऊंगा। हालांकि जब हम पूरी क्लासेस पढ़ेंगे तो हर क्लास बाय क्लास इनके अर्थ हमें कहीं ना कहीं पता चलते जाएंगे, लेकिन कुछ नया करते हैं। मैं 2-3 वीडियोस ऐसे लाऊंगा जिनमें सिर्फ इन शब्दों को मैं समझाऊंगा। जैसे भारतवर्ष की अवधारणा कब से आई, और फिर यहाँ पर एक छोटी सी कथा चलती है कि जो दुष्यंत है और जो शकुंतला हैं, उनके पुत्र थे एक भरत। वे चक्रवर्ती सम्राट हुए, और कहते हैं कि उनका राज्य हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। हालांकि उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन साहित्यिक प्रमाण मिलता है दुष्यंत और शकुंतला की। जो अभिज्ञान शकुंतलम नाम से जो सबसे प्रसिद्ध जो नाटक है, महाकाव्य है कालिदास जी का, वहाँ पर उनकी लव स्टोरी बताई गई है, और कहा गया है कि उनका जो पुत्र था भरत, उनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो भरत जन था, जिसने बहुत सारे कबीलों को हराया था, उस जन के लोग जब फैले, आर्य लोग जब फैले, तो उस भरत के जन के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। तो इस तरह से हर शब्द की अपनी एक मीनिंग है। सिर्फ ये छोड़ देना कि सभा और समिति, सभा का मतलब जो राजा राजा तय करती थी कि ऋग्वैदिक काल में कौन राजा बनेगा कौन नहीं, समिति जो थी वो प्रशासन देखती थी। सिर्फ इतने लिख देने से नहीं होगा, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करें तो जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, जो बताई गई है, जो कि पहले कर्म के आधार पर थी, फिर जन्मजात हो गई, इसके बारे में देखेंगे। वेदांत, जो वेदों को समझने के लिए अन्य ग्रंथ लिखे गए, उन्हें वेदांत कहा गया। पुरुषार्थ की बात करें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यज्ञ, संस्कार की बात करें तो 16 संस्कार हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, इनके विषय में भी चर्चा करेंगे। संस्कारों के विषय में अक्सर एक क्वेश्चन बनता है, आपको पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए एक बच्चे के जन्म से पहले कौन कौन से संस्कार हो जाते हैं, एक व्यक्ति के जन्म के बाद कौन कौन से संस्कार होते हैं, क्रम से बताइए। इस तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। आप ये ध्यान रखना कि यूजीसी किसी भी विषय का टॉप एग्ज़ाम होता है। यूजीसी में कई बार जो लेवल होता है वो यूपीएससी से भी ऊपर होता है, क्योंकि आप यहाँ पर उस विषय का सबसे टॉप का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और इसके बाद सिर्फ आपको रिसर्च करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसलिए यूजीसी बहुत कड़ाई से एग्ज़ाम लेती है। हालांकि अगर आपने सिलेबस को प्यार से और टाइम देकर पढ़ा है तो आप वो क्रीम बन सकते हैं जिसको यूजीसी सेलेक्ट करती है। अब यहाँ पर देखिए, ऋण की बात करूँ तो देव ऋण, पितृ ऋण, और जो गुरु का ऋण होता है, इसकी यहाँ पर बात करेंगे हम। यज्ञ की बात करें तो अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बहुत सारे राष्ट्रीय यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ होते हैं, इनकी बात करेंगे। गणराज्य की बात करेंगे, महाजनपद काल के समकालीन जो गणराज्य हुए थे,
और फिर हम जनपदों की बात करेंगे, जो 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं और बाद में मगध साम्राज्य इन्हीं जनपदों में से एक महाजनपद बनता है, महासाम्राज्य बनता है। कर्म के सिद्धांत की हम बात करेंगे, जो कि भगवत गीता में देखने को मिलता है। दंड नीति, अर्थशास्त्र, और जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य या चाणक्य द्वारा दिया गया सप्तांग सिद्धांत है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, उसे भी हम देखेंगे। धर्म विजय की बात करेंगे। यहाँ पर कौटिल्य ने बताया है कि धर्म विजय क्या होती है। साथ ही हम स्तूप यानी कि जो एक प्रकार से जो समाधि स्थल है, स्तूप वे होते हैं जहाँ एक प्रकार से समाधि स्थल, जहाँ पर बौद्ध संत या बौद्ध भिक्षु से जुड़े हुए पात्र या उनकी सामग्री रखी होती है, उनकी अस्थियाँ, हाथ, दांत या फिर नाखून या फिर बाल, इस तरह से उनकी कोई एक निशानी रखी होती है और ऊपर से एक कटोरा जैसा शेप बना दिया जाता है। स्तूप, सांची का स्तूप आप सर्च करके देखिएगा तो आप और बेहतर तरीके से समझेंगे। वहीं जो चैत्य है, चैत्य की बात करें तो मंदिर, एक बड़े से कमरे के अंदर एक छोटा सा स्तूप बना दिया जाता है जिसकी पूजा की जाती है, तो यहाँ पर ये चैत्य कहलाएगा। वहीं अगर हम विहार की बात करें तो जो ये विहार है, ये उनके रहने का स्थान, क्योंकि वर्षावास के दौरान यानी कि जब 8 महीने तक तो वो पैदल घूम कर भिक्षा मांगते थे, संदेश देते थे, धर्मोपदेश देते थे, लेकिन जो बारिश के 4 महीने होते थे वे एक जगह ठहरते थे, तो वे जिस स्थान पर ठहरते थे उसे विहार कहा गया। वहीं पर हम नागर शैली की बात करें तो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली हुई, जो भवन निर्माण की शैली हुई, वह नागा शैली कहलाई। दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली कहलाई, और जो बीच में जो राष्ट्रकूट जैसे वंश रहे, पल्लव वंश रहे, जो कि दक्षिण और उत्तर के बीच का जो क्षेत्र रहा, उनके लिए हमें बेसर शैली देखने को मिलती है, जहाँ पर नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। बोधिसत्व, तीर्थंकर, जो बोधिसत्व वे हुए जो बुद्ध के अवतार या फिर जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, वे बोधिसत्व हुए। जो तीर्थंकर, जो जैन तीर्थंकर हमें देखने को मिलते हैं, जो जैन धर्म के प्रचारक हुए, 24 तीर्थंकर हमें देखने को मिलते हैं। 24वें तीर्थकर जो है वे महावीर स्वामी हैं। पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी हैं, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हम अलवार यानी कि जो वैष्णव संत थे, नयनार यानी कि जो शैव संत थे, वो देखेंगे। इसके बाद में हम श्रेणी व्यवस्था देखेंगे, जो व्यापार की श्रेणी व्यवस्था है। फिर हम भूमि छिद्र विधान न्याय देखेंगे, कर भोग भाग देखेंगे, विष्टि देखेंगे, स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि स्त्री धन जब किसी महिला की शादी होती है तो वह अपने पिता के साथ में जो दहेज लेकर आती है उसे स्त्री धन कहते हैं। तो यह स्त्री धन पर अधिकार किसका होता है, तो ये ध्यान में रखना है कि पिता की संपत्ति पर पहला अधिकार पुत्र का होता है, लेकिन स्त्री धन पर पहला अधिकार महिला की पुत्री का होता है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना। स्मारक पत्थर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो स्तंभ बनाए गए, विजय स्तंभ बनाए गए, वो स्मारक पत्थर की यहाँ पर बात हो रही है। जो अग्रहार भूमि है उसकी हम बात करेंगे। आईन दहसाला की, परगना की बात करेंगे, जो प्रांतों का विभाजन है। साहानी मंडी की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हम पहुँच चुके हैं। तो वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक के जो महत्वपूर्ण शब्द है, जो कि दिखने में मुश्किल से 5-6 शब्द के हैं, लेकिन एक बड़ी परिभाषा, एक बड़ा इतिहास लेकर चलते हैं, उनके विषय में हम समझेंगे। हिंद स्वराज जो कि पूरी शिवाजी की आइडियोलॉजी है, सिर्फ हिंद स्वराज, यो कैसे हिंद स्वराज की बात कर रहे थे हम ये देखेंगे। बड़कत्ववाद जो वाणिज्यवाद है वो देखेंगे। आर्थिक राष्ट्रवाद, खिलाफत आंदोलन, सुलह ये कुल जो कि अकबर की नीति थी, तुर्कान चहलगानी, वतन, बलूता, तकावी, इक्ता, जजिया जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, जक़ात, मदद मास, अमरस, राय रेखो, जंगम दास, मदरसा मकतब, चौथ या सरदेशमुखी, ये मराठों के कर थे। सरदेशमुखी जो कि मराठों के मूल क्षेत्र जो कि सीधे पेशवा और छत्रपति के अधीन आता था, इन क्षेत्रों से वसूला जाता था। वहीं चौथ की बात करें तो चौथ जिन क्षेत्रों
पर उन्होंने आक्रमण कर दिया है और जिन्हें उन्होंने हरा दिया है, उनसे भी वार्षिक कर जो लेते थे उसे चौथ कहा जाता था। सराय पोलीगार जो कि जागीरदार कुछ संपन्न व्यक्ति थे, उन्हें पॉलीगार कहा गया। जागीर, शरीयत, दस्तूर, मनसब, देशमुख, नाडूर, उलेमा, फरमान, सत्याग्रह, स्वदेशी, पुनर्परिवर्तनवाद, संप्रदायवाद, प्राच्यवाद, प्राच्य निरंकुशतावाद, भी औद्योगिकीकरण, भारतीय पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय के अग्रदूत रहे। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी ने जिस पुनर्जागरण को चरम स्तर पर पहुंचा दिया। आर्थिक अपवहन यानी कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी देते हैं, उपनिवेशवाद, परमोच्च शक्तिवाद, द्विशासन तंत्र जो कि द्वैध शासन हमें देखने को मिलता है बंगाल में, संघवाद, उपयोगितावाद, फिल्टर का सिद्धांत, अग्रवर्ती नीति, राज्य लोक का सिद्धांत, सहायक संधि जो कि लॉर्ड बेलेजली शुरू करते हैं, सुधर्मवाद, भूदान आंदोलन जो कि विनोबा भावे शुरू करते हैं, पंचशील सिद्धांत जो कि पंचशील समझौता भी होता है भारत और चीन के बीच में, और यह सिद्धांत देते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और कुल मिलाकर पंचशील सिद्धांत में भारत की विदेश नीति की झलक देखने को मिलती है, और भारत की विदेश नीति पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के बीच से मध्य रास्ता निकालती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का साथ लेती है, क्योंकि उस समय के जो नेता हैं उन्हें डर होता है कि अगर भारत किसी एक पलड़े में गया तो भारत का विकास रुक जाएगा, क्योंकि दूसरे पक्ष से भारत का कटाव हो जाएगा। यानी अगर हम रूस के पक्ष में चले गए तो अमेरिका नाराज हो जाएगा और पूरे यूरोप से हम दुश्मनी मोल ले लेंगे। अगर हम अमेरिका के पक्ष में गए तो हम चीन, रूस, इन साम्यवादी मार्क्सवादी देशों से हम झगड़ा मोल ले लेंगे। इससे अच्छा है कि बीच का रास्ता चुनो। हिंदू कोड बिल, इसके समर्थक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर द्वारा इसे लाया गया था। ऐतिहासिक पद्धतियाँ, साहित्यिक चौरी, इतिहास लेखन में आचार और नैतिकता, बहुत सारी चीज़ें इन शब्दों के जरिए हम समझेंगे, और वीडियो के साथ साथ समय समय पर इन शब्दों के वीडियोस को मैं लाते रहूँगा। अब यहाँ पर हम यूनिट 1 को पढ़ते हैं। 17 मिनट हो गए और हमने इन चीज़ों को समझा। वीडियो और भी ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि हम यहाँ पर चीज़ें सिर्फ पढ़कर निकल नहीं जा रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं। अब देखिए यूनिट 1 में क्या है, स्रोत संबंधी वार्ता है, पुरातत्वीय स्रोत। आपको ये बताना है कि जो प्राचीन कालीन भारत है उसके किस तरह के स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या, मुद्रा शास्त्र की जानकारी, पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण। साहित्यिक स्रोत में आपको बताना है कि जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो स्वदेशी साहित्य है, विदेशी साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। इस समय पर अगर कोई दंत कथा चल रही थी, कोई धार्मिक रचनाएं हो रही थी, तो उनके बारे में आपको बताना है। समकालीन जो विदेशी यात्री है, चाहे वो यूनानी हो, चीनी हो, अरबी हो, उनके विषय में आपको बताना है। आपको पशुचारण और खाद्य उत्पादन का जो काल है, नवपाषाण काल हो, जो ताम्र पाषाण काल, इसके विषय में बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आपको विस्तार से बताना है। इसके बाद में आपको वैदिक काल, फिर आपको राज्य शासन का विस्तार, महाजनपद काल और जनपद काल। 6वीं शताब्दी के बीच जब द्वितीय नगरीकरण हो रहा था, चूँकि पहला नगरीकरण सिंधु सभ्यता हड़प्पा काल में हम देखते हैं, द्वितीय नगरीकरण जो कि गुप्त काल तक चलता है। इस समय पर हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे और अजीबक संप्रदायों सहित तकरीबन 62 नए संप्रदायों का विकास देखते हैं इस काल में। साथ ही साथ महाजनपद काल भी हम देखते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध के समय पर हम अजीबक जो मगध महासाम्राज्य है वहाँ पर हम हर्यक वंश के जो बिंबिसार हैं उन्हें देखते हैं, उनके पुत्र अजातशत्रु को देखते हैं। और उनसे पहले हम हर्यक जो बृहद्रथ वंश है उसे देखते हैं, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है, फिर शुंग वंश आता है। तो इस तरह से यहाँ पर विकास क्रम चल रहा होता है। तो कुल मिलाकर हमें अब क्या करना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप इतिहास के अलग अलग चरणों को पढ़ना है। यूनिट 2 में हम क्या देखते हैं, राज्य से साम्राज्य तक
किस तरह से छोटे छोटे राज्य, किस तरह से छोटे छोटे जनपद बड़े बड़े जनपदों में बने और उन पर क्या क्या चुनौतियाँ आई। चाहे आप मगध की बात कर लें, मगध पर संभावित सिकंदर का आक्रमण की बात कर लें, इनके विकास की बात, अशोक हो और इनके प्रमुख शासकों की बात आपको यहाँ पर करनी है। अब आपको मौर्योत्तर काल की भी बात यहाँ पर करनी है कि मौर्यों के बाद में क्या क्या हुआ उनके क्षेत्र का। इंडो यूनानी जो कि सिंध क्षेत्र में हमें पूर्वोत्तर सॉरी जो पश्चिमी उत्तर क्षेत्र है वहाँ पर आपको बताना है। इंडो यूनानी, सुंग जो कि मौर्यों के बाद आए, सातवाहन जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में आए, कुषाण जो कि उत्तर भारत कश्मीर क्षेत्र में आए, शक क्षत्रप जो कि उज्जैन और गुजरात क्षेत्र में आए, संगम साहित्य जो संगम काल था, पांड्य, चेर, चोल जो कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु केरल में आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि दूसरी शताब्दी, तो कुल मिलाकर आपको छठवीं शताब्दी के बाद से जो मौर्य काल हमें देखने को मिलता है, इसके बाद से हमें जो मौर्योत्तर काल है और उसके बाद में जो तीसरी शताब्दी ईस्वी, ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक के काल के बारे में आपको बतानी है। मौर्योत्तर काल में जो गंधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला शैलियाँ विकसित हुई, उनके विषय में आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको मौर्योत्तर काल के बाद की भी स्थिति आपको बतानी है। वाकाटक युग कैसे आता है, गुप्त शासन कैसे शुरू होता है। अब यहाँ पर इनके साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में बताइए। फिर उसके बाद में हर्ष और उसके युग की बात में बताइए। और हर्ष के समकालीन जो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में सालंकियान वंश और विष्णुकुंडीय वंश चल रहे थे, इनके विषय में बताइए। ये बहुत ही रेयर और छोटे वंश थे, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रहे, इसलिए इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, आप ये बताइए कि जो हर्ष के समकालीन या उसके बाद हर्षोत्तर काल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। दक्षिण में गंग कदम वंश के बारे में और पश्चिम पूर्वी में चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट दक्कन क्षेत्र में जो कि सातवाहनों के बाद आते हैं, कल्याणी के चालुक्य, काकतीय, होयसल और यादव वंश के बारे में बताइए। दक्षिण भारत की बात करें तो पल्लव, चेर, चोल, पांड्य वंश के बारे में बताइए। पूर्वी भारत में आपको बंगाल में पाल दिखेंगे, पाल और सेन दिखेंगे। कामरूप में बर्मन, ओडिशा में भौमाकार और सोमवंशी देखने को मिलेंगे, इनके विषय में बताइए। पश्चिमी भारत यानी कि राजस्थान गुजरात क्षेत्र में जो पल्लवी के मैत्रिक है, गुजरात के चालुक्य हैं, इनके विषय में बताइए। उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार जो कि आपको दिल्ली, कन्नौज और राजस्थान इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। राजपूत काल एक प्रकार से जो कि चल रहा था, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी चेदी, गढ़वाल वंश, परमार वंश, ये सभी राजपूत काल के वंश है। 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का इनका समय काल रहता है। इनके विषय में आपको बात करनी है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय विशेषताएं, क्या बदलाव अब भारतीय इतिहास में हो रहा था। प्रशासन, राजनीतिक ढांचा और राजतंत्र, सभी के विषय में आपको बताना है। कृषि अर्थव्यवस्था इस समय पर कैसी थी, इनकी व्यवस्थाएं कैसी थी, वो आपको बतानी है। तो कुल मिलाकर ये जो यूनिट है, और फिर इसके बाद में आपको जो धार्मिक स्थिति क्या थी वो आपको बतानी है। माधवाचार्य और रामानुजाचार्य जैसे धार्मिक संतों का विकास हो चुका था और वे उत्तर भारत की ओर आने लगे थे, उनके विषय में आपको बताना है। यूनिट 3 के बाद हम आते हैं यूनिट 4 में। अब यूनिट 4 में हम क्या देखेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत आपको। अब पहली यूनिट में तो हमने क्या देख लिया, वैदिक काल से पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है, पूरा पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास को जानने के क्या स्रोत मिलते हैं वो हमने देख लिया। दूसरी यूनिट काफ़ी बड़ी यूनिट है। दूसरी यूनिट में हमने देखा जो मौर्य काल है, मौर्य काल से लेकर गुप्त काल भी आ गया उसमें, हर्ष काल भी आ गया उसमें, और हर्ष काल के बाद की घटनाएं भी आ गई। संपूर्ण भारत के छोटे बड़े सभी वंश उसमें आ गए। तीसरी यूनिट में हम पहुंच गए मध्यकाल में, 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के आसपास तक जो मध्यकाल चलता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत से औरंगजेब की मृत्यु तक।
अब यहाँ पर हमने राजपूत काल भी देख लिया 700 से 1200 ईस्वी। अब यहाँ पर मध्यकाल के इतिहास को जानने के स्रोत आपको बतानी है और प्रमुख जो 5 प्रमुख वंश हुए, जो गुलाम वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, सैयद वंश हुआ, लोदी वंश हुआ, इनके विषय में आपको बताना है। और फिर इसके बाद में लोदी वंश के बाद 1526 में जब इब्राहिम लोदी को सटका कर बाबर भाई साहब गद्दी पर बैठते हैं, वहाँ से लेकर आपको शक्तिशाली अंतिम शासक औरंगजेब तक आपको बताना है। बीच में एक सूरवंश भी आता है जो कि बहुत कम 15 साल ही टाइम मिलता है शेरशाह सूरी को, लेकिन उस टाइम पीरियड में भी वो ऐसे कारनामे कर देता है कि मध्यकाल के प्रमुख शासकों में, एक प्रकार से हम ये कहें कि महानतम शासकों में उसका नाम भी गिना जा सकता है, क्योंकि शेरशाह सूरी का ही अनुकरण करता है अकबर। तो शेरशाह सूरी को हम अकबर का पूर्वगामी कह सकते हैं। शेरशाह सूरी सुधारवादी शासक था। अगर उसे कुछ समय और मिलता तो ऐसी नई प्रक्रियाएं स्थापित कर देता। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर शेरशाह सूरी को अकबर के बराबर समय मिलता तो शेरशाह सूरी अकबर से भी ज़्यादा महान शासक साबित होता, और उसके पास कम समय था। उस समय में भी उसने वो कारनामे किया जो उसे मध्यकाल के प्रमुख शासकों में गिनने पर मजबूर कर देता है, और उसकी कई सारी व्यवस्थाओं को चलाया किसने? अकबर ने। और अकबर फिर इतिहास के महान शासकों में से एक बना। अब इनके समकालीन ही दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में हम ये देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके कार्यकाल के समय में हरिहर बुक्का नामक 2 भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। उनके ही थोड़े उत्तर में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। फिर बहमनी साम्राज्य विभाजित होकर बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर, बरार और अहमदनगर में बंटता है। साथ ही हम जो पूर्वी गंग और सूर्यवंशी गजपतियों का शासन देखते हैं, इनके विषय में भी हमें देखना है। इन्हीं के साथ साथ जो औरंगजेब है उसके काल में एक प्रकार से शाहजहां के काल से ही विजय प्रारंभ करते हैं शिवाजी 1642 से, और 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। उसके काल में तो शिवाजी चरम उत्कर्ष पर पहुंचा देते हैं मराठों के साम्राज्य को। तो यहाँ पर आपको मराठे भी पढ़ने हैं। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी यूनिट है यहाँ पर। पहली यूनिट में आपने क्या पढ़ा, दूसरी यूनिट में आपने क्या पढ़ा, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट में आपने पूरा मध्यकाल खत्म कर दिया। अब हम 5वीं यूनिट में आ जाते हैं। तो 5वीं यूनिट में क्या करेंगे कि चौथी यूनिट में तो हमने राजनीतिक व्यवस्थाएं मतलब कि राजवंश पढ़े, हमने राजाओं के बारे में, उनकी प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ा, उनके प्रशासन और व्यवस्थाओं के बारे में नहीं पढ़ा। उसको हम पढ़ेंगे 5वीं यूनिट पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा प्रशासन और उनकी अर्थव्यवस्था के विषय में यहाँ पर कहा गया है। जो 6वीं यूनिट है, 6वीं यूनिट में हमें मध्यकाल की जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति है उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, समझ रहे हैं। चौथी यूनिट में हमने केवल राजवंश पढ़े, यानी कि सिर्फ राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में, उनकी प्रमुख घटनाओं के बारे में। 5वीं यूनिट में हमने उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़े। 6वीं यूनिट में हमने क्या पढ़ा? उनकी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था, और समाज कैसा था। सूफी आंदोलन इस समय पर हुए, इस समय पर धार्मिक आंदोलन हुए, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जैसे व्यक्ति हुए, कबीरदास जैसे, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी जैसे व्यक्ति हुए, उनके विषय में हमने यहाँ पर जाना। साथ ही यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति और कुल मिलाकर समाज और धार्मिक स्थिति हमने यहाँ पर देखी। अब इसके बाद में आती है 7वीं यूनिट। 7वीं यूनिट में अब हम कहाँ पर आ गए हैं? मध्यकाल में। देखो ध्यान में रखते जाना, पहली यूनिट में क्या है, दूसरी यूनिट में क्या है। बार बार सिलेबस को अगर आपने मान लीजिए 15 दिन पढ़ा तो एक आध बार सिलेबस को देखा करो, क्योंकि सिलेबस देखने से आपको चीज़ें और जल्दी समझ में आती है। 2 चीज़ें ध्यान से देखना, सिलेबस देख लो अभी, उसके बाद में कहीं से भी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। यूट्यूब पर स्टडी हमारे साथ करके एक यूट्यूब चैनल है, देवेंद्र सर करके हैं, एक सिख सर हैं,
उनके वीडियोस आप देखना, उनके चैनल में जाकर पॉपुलर वीडियो में टच करना, तो 2 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको 2016 से 2023 तक के आप ओल्ड क्वेश्चन देख सकते हैं और बहुत अच्छे से एनालिटिकल तरीके से उन्होंने समझाया है। तो जब आप पुराने क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लेवल का पता लगेगा। अभी तो आपको सिलेबस देखकर आपको खुशी हो रही होगी कि यार एमए में तो मैं यही पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो एवे ही निकाल लूँगा नेट जेआरएफ। यार पीएससी के लिए तो मैं यही पढ़ रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही निकाल लूँगा नेट जेआरएफ। लेकिन जब पीवाईक्यू देखोगे भैया, तब पता लगेगा कि इसका लेवल सबसे ऊंचा रहता है। इसलिए एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ोगे तो बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। अब यहाँ पर देखो, 7वीं यूनिट है, यहाँ पर से आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। आधुनिक भारत के स्रोत, जो प्रमुख यूरोपीय व्यापारी आते हैं, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं। इनके विषय में आपको बात करनी है। किस तरह से भारत में उपनिवेश और फिर उपनिवेश से साम्राज्य की स्थापना करते हैं, उसके बारे में आपको बात करनी है। इस समय के प्रमुख जो रहते हैं, बंगाल हुआ, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, और जो मराठे हैं उनके साथ ये किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से युद्ध होते हैं, उनके विषय में बात करनी है। 1857 का विद्रोह आपको बात करनी है। कुल मिलाकर जो 7वीं यूनिट है, इसमें आपको पूरा अंग्रेज़ों को निपटा देना है। यानी कि औरंगज़ेब की मृत्यु से लेकर 1935 का भारत शासन अधिनियम तक, यानी कि 1707, कुल मिलाकर 1700 तो 300, तकरीबन आपको यहाँ पर 235-40 साल की हिस्ट्री, 230 या 25 साल की हिस्ट्री आपको यहाँ पर समझनी है। मराठे, सिख, अफगान, किस तरह से अंग्रेज़ों के उनके साथ संबंध थे, अंग्रेज़ों की किस तरह से प्रक्रियाएं चली, वह आपको समझना है। और चिंता की कोई बात नहीं है, अपन आसानी से समझ लेंगे, बस आप अपने लेवल पर भी पढ़ते रहो। 8वीं यूनिट पर जो हम बात करते हैं, अब आपको जैसे हमने 4थी यूनिट में सीधे राजवंश समझ लिया था, उसी तरह यहाँ पर इन्होंने 7वीं यूनिट में सीधे तौर पर डायरेक्ट जो बड़ी घटनाएं उन्हें समझा ली। अब 8वीं यूनिट में ये एनालिसिस मांग रहे हैं, यानी कि अब अर्थव्यवस्था जो उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था है, वाणिज्यवाद है, भूमि एवं सिंचाई, परिवहन, किस तरह की व्यवस्थाएं थी, उनके बारे में यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। और किस तरह से नगर निर्माण या फिर अलग अलग व्यवस्थाएं अंग्रेज़ों की हम देखते हैं, वो सारी हमें यहाँ पर पढ़नी है। अब जो यूनिट 8 है, अब यूनिट 7 और 8 में तो हमने ये देख लिया कि 7 में हमने देखा कि अंग्रेज किस तरह से आए और किस तरह से उन्होंने भारत में सर्वोच्चता स्थापित की। 8 में हमने ये देख लिया कि किस तरह से उनके काल में सामाजिक व्यवस्थाएं थी, अलग अलग क्षेत्र की किस तरह से व्यवस्थाएं थी। अब 9वीं यूनिट में हम ये देख रहे हैं कि भारतीयों का पक्ष क्या है। अंग्रेज आए, उन्होंने हम पर साम्राज्यवाद स्थापित कर लिया, तो क्या हम सोए रहे थे? और 1947 में वो चले गए, क्या हम तब भी सोए रहे थे? नहीं, हमने प्रतिक्रिया दी। वो प्रतिक्रिया यहाँ पर यूनिट 9 में है कि किस तरह से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागी, भारतीय नेशनल कांग्रेस जैसे संगठन खड़े हुए, अलग अलग संगठन खड़े हुए, चाहे वो हिंसक क्रांतिकारी हो, यानी कि नरम दल के हो, चाहे गरम दल के हो, चाहे वे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सबका योगदान रहा भारत की आज़ादी में। किसका क्या योगदान था, किसने कौन सी घटना में भाग लिया, वो हमें यहाँ पर जानना है। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आईएनए के बारे में भी हमें यहाँ पर जानना है। महिलाओं की फ्रीडम मूवमेंट में क्या भागीदारी थी, वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग आंदोलन, भीमराव अंबेडकर, सांप्रदायिक राजनीति में मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की उत्पत्ति हमें यहाँ पर देखनी है, स्वतंत्रता का विभाजन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें अंग्रेज़ों के राज्य स्थापित होने के बाद से भारतीयों की प्रतिक्रिया और उनके राष्ट्रवाद और उनकी प्रमुख राष्ट्रवादी क्रांतिकारी घटनाओं के विषय में जानते हुए भारत को आज़ाद कराना है। भारत को आज़ाद कराने के बाद भी हमें ये देखना है कि किस तरह से भारत का एकीकरण हुआ, कौन से वे क्षेत्रीय मुद्दे थे,
कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद इन रियासतों का विलयन हमें देखना है और हैदराबाद जो कश्मीर है उसकी वर्तमान तक की समस्याओं को हमें यहाँ पर समझना है। उसके बाद में हमें संविधान सभा और उस पर अंबेडकर जी का प्रभाव देखना है। क्यों अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये हमें समझना है। फिर इसके बाद में अधिकारी वर्ग का ढांचा जो कि स्टील ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहा गया, वे कैसे बने हमें ये देखना है। फिर नई शिक्षा नीति किस तरह से रही जो राधा कृष्णन आयोग द्वारा लाई जाती है, वो हमें देखना है। यूजीसी की स्थापना 1952 या 53 में होती है, वो देखना है। फिर आर्थिक नीतियाँ और नियोजन जो पंचवर्षीय योजना है शुरुआती, उनके विषय में, और जो शुरुआती भारत सरकार के सामने जो समस्याएं थी उनके विषय में जानना है। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर, केंद्र और राज्य के संबंध किस तरह से थे, यानी कि भारत के आज़ाद होने के बाद में जो शुरुआती पॉलिटिक किस तरह से बनी वो हमें समझनी है, क्योंकि वो पॉलिटी भी एक इतिहास है। भले ही राज्यों का एकीकरण, केंद्र और राज्य का संबंध राजनीति का विषय हो, लेकिन जब वो पहली बार हो रहा है तो वो इतिहास का विषय है, इसलिए उसे समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। किस तरह से हमारी विदेश नीति तैयार हुई, पंचशील हो, यहाँ पर देखिए हमने वहाँ शब्द भी पढ़ा था पंचशील। राजनीति की गत्यात्मकता, आपातकाल, उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण तथा वैश्वीकरण, कुल मिलाकर 1991 तक इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को समेट दिया। अब जो 10वीं यूनिट है, तो ये 10वीं यूनिट जो है ये इतिहास से रिलेटेड है, इतिहास लेखन से रिलेटेड है, ये कोई ऐतिहासिक घटना से रिलेटेड नहीं है। अब ये बहुत ज़्यादा पकाऊ यूनिट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो लास्ट में जो 100 क्वेश्चन रहते हैं हिस्ट्री के, उनमें से 92-93 क्वेश्चन के बाद से 100 क्वेश्चन तक आपको इसी के दिखेंगे, यानी कि 7-8 क्वेश्चन इस यूनिट से हर बार पूछे जाते हैं। और ये यूनिट अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत इजी है, नहीं तो ये बस आपका दिमाग गर्म करेगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपको जो शोध प्रणालियाँ हैं, ठीक है, इतिहास कला है या विज्ञान, उसके सहायक तत्व, अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको बतानी है। अन्य लेखन परंपराओं से भारतीय इतिहास लेखन का संबंध, तो कुल मिलाकर शोध से रिलेटेड यहाँ पर आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलेबस को समझने का प्रयास किया। 10 यूनिट एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, और आप भी अपने मन में मेरे साथ दोहराना कि पहली यूनिट में हमने क्या पढ़ा। पहली यूनिट में हमने पढ़ा भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, अलग अलग प्रकार के, चाहे वो साहित्यिक हो, धार्मिक हो, विदेशी यात्री हो, पुरातात्विक हो, उन्हें जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमने हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, उसे, उसके बाद में 6ठी शताब्दी का जो काल रहा और उसके बाद में जो महाजनपद काल आया, उसे हमने समझने का प्रयास किया। यूनिट 2 में महाजनपद काल से लेकर, यानी कि जो मौर्य वंश है उससे लेकर हमने मौर्योत्तर काल, हर्षवर्धन, गुप्त वंश, इन सभी चीज़ों को हमने जानने का प्रयास किया और इन्हें हमने समझा। तीसरी यूनिट में हमने जो राजपूत काल तक की घटना और जो पूर्व मध्यकाल तक की घटनाएं हैं, इन्हें देखने का प्रयास किया। चौथी यूनिट में हमने मध्यकाल की घटना समझी, जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली में मुस्लिम राज्य की स्थापना, उसके बाद के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और गुलाम वंश की स्थापना की। उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। वहाँ से लेकर औरंगज़ेब की मृत्यु तक की मध्यकाल को हमने समझने का प्रयास किया। यूनिट 5 में हमने इस काल की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। यूनिट 6 में हमने मध्यकाल की धार्मिक और सामाजिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। 7वीं यूनिट में हमने अंग्रेजों के आगमन और उनके साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को खड़ा करने की प्रक्रिया को समझा। 8वीं यूनिट में हमने उनकी जो सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाएं हैं, उन्होंने क्या क्या किए या फिर उनके काल में क्या क्या हुआ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप में, प्रमुख व्यवस्थाओं में उन्होंने भारत के लिए क्या किया,
वो हमने समझने का प्रयास किया। यूनिट 8 में हमने भारतीयों ने अंग्रेज़ों के विरोध स्वरूप क्या प्रक्रियाएं अपनाई, किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और वे कौन कौन सी प्रक्रियाएं थी जिन्होंने हमें आज़ादी तक पहुंचाया। 1935 तक के इतिहास को हमने समझने का प्रयास किया। यूनिट 9 में 1935 से लेकर प्रमुख घटनाएं, भारत की आज़ादी, राज्यों का विलय और पंचशील सिद्धांत, विदेश नीति का तय होना, पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हुए निजीकरण और जो एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आए थे वहाँ तक के इतिहास को हमने समझ लिया। 10वीं यूनिट में हमने इतिहास की जो शोध प्रणाली है उसको हमने यहाँ पर देखा। अब ये सारा सिलेबस आपको वैसे तो यूजीसी की वेबसाइट में मिल जाएगा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप प्लीज़ उस चैनल की लिंक पर क्लिक कीजिए और उस चैनल पर जाते ही आपको ये सिलेबस आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं जो भी अगले नेट जेआरएफ को लेकर वीडियो बनाऊंगा उनका कंटेंट भी आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो की इस एंड तक रुके हुए हैं तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए ही आगे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे साथ आखिरी तक खड़े हैं तो मैं भी आपके साथ आखिरी तक खड़े रहना चाहता हूँ और हम सब मिलकर जून 2025 के नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।